नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, एक बार फिर से आपके लिए चुनिंदा प्रश्नों की सीरीज है। ये आपके NCERT से पिक किए गए हैं, तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि व्यूज़ बहुत कम आते हैं, तो उस चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि मैं जब YouTube से जीके पढ़ता हूँ ना, तो देखता हूँ कि लगभग सभी जगह सभी जो पढ़ाते हैं जीके एक ही क्वेश्चन को सब पढ़ाते रहते हैं। तो जिससे क्या होता है कि याद वाला चीज़ भी रहती है और उससे टाइम ज़ाया होता है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ डिफ़िकल्ट और जो थोड़ा सा लगे कि काम की चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि जो याद है उसी को बताते रहें, उसी को हड़प्पा सभ्यता या आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ ऐसे हैं, कौन सा संशोधन के लिए उत्तरदायी है, कौन सा अनुच्छेद, ये सब बता बता के आपका टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है, न्यामगिरी पहाड़ी कहाँ है जो डोंगरिया कोंड नामक आदिवासी समुदाय के इलाके हैं। ठीक है, ये एकदम से NCERT के लाइन से मैंने पिक किया है। आपको देखने को मिल लगेगा कि ये सब क्वेश्चन कहाँ पे पूछे गए होंगे, तो ये मैं NCERT से पिक किया हूँ। देखिएगा, न्यामगिरी, गिरी मतलब कि जो गिर जाता है। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। गिरी मतलब गिर जाता है, तो गिरेगा कौन? जो उड़ेगा, हवा में जो उड़ेगा वही तो गिरेगा। जो ज़मीन पे चलेगा उसको गिरने की क्या डर है। तो यानी कि उड़ीसा में ये न्यामगिरी पर्वत है। उसी पर्वत पे डोंगरिया कोंड नामक आदिवासी समूह रहते हैं। तो ये भी याद रखना है कि डोंगरिया कोंड जो आदिवासी समूह है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये आपके उड़ीसा से। ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको। एक वहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ था कि जो भारत में राष्ट्रीय पार्क है 104 है और वन्य जीव अभ्यारण्य है वो 543 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 104 दे रखा था राष्ट्रीय पार्क। राष्ट्रीय, जैसे राष्ट्रीय अवार्ड बहुत कम लोगों को मिलता है, लेकिन वन्य जीव अभ्यारण्य इस तरह से याद रखिएगा कि कौन बड़ा है। वन्य जीव अभ्यारण्य बड़ा है, उसके बाद राष्ट्रीय पार्क छोटा, यानी कि जो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है वो कम लोगों को मिलता है। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा। 104 राष्ट्रीय पार्क है, ये NCERT में दे रखे हैं। लेटेस्ट कितना है वो तो गूगल करके भी आप पता लगा सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 104 ही है। अगला क्वेश्चन है, किस मुकदमे में न्यायालय ने फैसला दिया आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा बताया गया। यानी कि कौन से मुकदमे में न्यायालय ने ये फैसला दिया कि आजीविका मतलब कि जिसे काम वगैरह करने का अधिकार। ठीक है, कहीं पे आप रोजी रोटी कमा रहे हैं, खा रहे हैं, तो ये आपके जीवन जीने का अधिकार जो कि अनुच्छेद 21 का पार्ट है उसके तहत आता है। ये आपके ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम के जो केस है उसमें दिया था। इसमें क्या हुआ था कि जो नगर निगम है वो बहुत सारे झोपड़ियों को हटा दिया था। ठीक है, अब इस तरह से इसको अपने तरीके से भी याद रखेंगे कि आजीविका के लिए बड़े शहरों में झोपड़ियाँ बना के रहते हैं लोग। आप करेंगे कि जो चौराहे हैं या फुटपाथ है वहाँ पे झोपड़ियाँ बना देते हैं। अब नगर निगम आएगा तो हटाएगा ही, क्योंकि वो तो सड़क का पार्ट है। तो बम्बई हाई कोर्ट ने कहा कि इनको जीने का अधिकार है, यहाँ पे आजीविका कमा रहे हैं तो यहाँ पे वो रहेंगे। ठीक है, तो अब कोई सड़क पे रहना भी तो चालू कर देगा, ऐसा भी हो सकता है। तो इसके लिए सरकार प्रोविज़न करे कि इनको आवास दे। ठीक है, तो ये हुआ कि आजीविका का जो अधिकार है वो जीवन के अधिकार का हिस्सा है। कौन से केस में बोला गया था? ओल्गा टेनिस और बम्बई नगर निगम। तो याद रहेगा कि नगर निगम वाले ऐसे भी झोपड़ी तोपड़ी को उड़ा देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में कितने लाख रुपए खर्च किया जा सकता है? होता ना कि नेता लोग बहुत पैसा खर्चा करते हैं, तो चुनाव आयोग मांगता है ब्यौरा कि आपने कितना खर्च किया। स्टार प्रचारक को छूट रहता है इन सभी चीज़ों से। आपने सुना होगा जब भी चुनाव आता है तो फलाना आदमी को स्टार प्रचारक नियुक्त किया जाता है। बहुत सारे पार्टी अपना स्टार प्रचारक नियुक्त करते हैं। ठीक है, तो उनको ये प्रोविज़न से दूर रखा गया है। जो स्टार प्रचारक होते हैं उनको इस प्रोविज़न से दूर रखा गया है कि उन पे कितना खर्च होगा। लेकिन जो सामान्य नेता हैं उनको कितना खर्च मैक्सिमम एक लोकसभा क्षेत्र में करना है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, 25 लाख। ठीक है, तो इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया, जिसमें उन्होंने संविधान से अपनी अपेक्षा के बारे में कब लिखा था? आपसे पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी ने यंग इंडिया, देखिए महात्मा गांधी कुछ भी कर दें हिस्ट्री बन जाती है। अब महात्मा गांधी का पुस्तक तो चलो ठीक है,
पूछा जाता तो अच्छा लगता है कि चलो पुस्तक उन्होंने लिखा, लेकिन कब लिखा ये कभी आपने सुना होगा? कोई पुस्तक लिखता है तो उसके बारे में कभी नहीं पूछा जाता कि कब लिखा, लेकिन महात्मा गांधी का एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस पुस्तक में ये भी आपसे पूछा जाएगा कि इसमें क्या चीज़ उन्होंने लिखा है। इसमें ये अपेक्षा की है कि हमारा जो भारत का संविधान होगा वो कैसी होनी चाहिए, हमारे नज़र से कैसे होने चाहिए, इसमें यंग इंडिया में लिखा है, ठीक है, ताकि यंग लोग उसको फॉलो कर सकें। इस तरह से हम एज्यूम कर सकते हैं। हालांकि ये फैक्ट है कि यहाँ पे लिखा है उन्होंने संविधान से अपनी अपेक्षा के बारे में लिखा है कि संविधान कैसी होनी चाहिए 1931 में, ठीक है। यानी कि ये महात्मा गांधी कह रहे हैं एक बात मेरी भी मान लो, ठीक है, संविधान लिखते समय एक बात मेरी भी मान लो, यानी कि लास्ट में एक होगा, ठीक है। इस तरह से याद रखेंगे। भारतीय हॉकी के पहले कप्तान, आपसे क्रिकेट के बारे में पूछा जाएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान कौन थे। लेकिन अगर हॉकी की बात करें तो हॉकी हमारा पहले का खेल रहा है और हॉकी में हम लोग का हमेशा जय हुआ है, यानी कि पहले हमारे जो पूर्वज लोग खेलते थे, ध्यानचंद हुए, पूर्वज ही हुए, तो ये सब जो हैं वो काफ़ी अच्छा खेलते थे, इससे हमारी जय जयकार होती थी, यानी कि जयपाल सी थे, वो हमारे हॉकी टीम के पहले कप्तान थे। नेल्सन मंडेला को 28 वर्ष तक किस द्वीप पे रखा गया था? उनको कैद करके रखा गया था जब वो छूटे थे, तो वो यहाँ के जो अफ्रीका है वहाँ के राष्ट्रपति बने। इनको 93 में नोबेल पुरस्कार मिला, 94 में भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। तो भारत रत्न बहुत कम ही लोगों विदेशी को मिला है। एक खान अब्दुल गफ्फार खान जो कि आपके नेशनलिटी ले लिए थे पाकिस्तान की, और एक उनको मिला है नेल्सन मंडेला को, ठीक है। और एक जो मदर टेरेसा को मिला है वो तो अल्बानिया की थी, लेकिन वो भारत की नागरिकता ले चुकी थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा क्योंकि ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये रोबेन द्वीप पे रखा गया था इनको, ठीक है। सेंट हेलेना में किसको रखा गया था? नेपोलियन को रखा गया था, ठीक है। तो अब याद कैसे करेंगे, देखिएगा, नेल्सन मंडेला को 28 साल कहीं पे रखा जाएगा तो ऑब्वियस है आदमी रोने लगेगा। तो इस तरह से याद रखेंगे कि रोबेन द्वीप पे रखा गया था। एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि मैक्सिको कब आज़ाद हुआ था, तो मैक्सिको 1930 में आज़ाद हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया की आज़ादी के आसपास ही 17 वर्ष पहले आज़ाद हुआ था। आप समझ सकते हैं अमेरिका बहुत पहले 1700 समथिंग में आज़ाद हो गया था, 1764 के अराउंड में आज़ाद हो गया था। लेकिन यहाँ पे देखिएगा ये मैक्सिको है वो उसी के पास वाला देश है, कितना दिन के बाद आज़ाद हुआ, एकदम से आप कह सकते हैं 20वीं सेंचुरी में आज़ाद हुआ। तो ये सभी क्वेश्चन है वो आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेंगे, लेकिन मुझे जहाँ तक ध्यान में है कि इसमें से मैक्सिमम 90% क्वेश्चन आपको नहीं याद हुआ होगा या नहीं याद होता होगा, या आपने मतलब कि इसको टफ़ जोन में रखा होगा। और मैं वहीं क्वेश्चन कराता हूं जो आपके लिए टफ़ होता है, क्योंकि मैं आपका समय ज़ाया नहीं करना चाहता हूं। हल्के हल्के क्वेश्चन पढ़ा के, मतलब कि वो तो सभी लोग पढ़ाते हैं ना भाई, तो इसलिए यहाँ पे आप बने रहिएगा तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। और जो लोग आपको 1 घंटा में इतना फैक्ट बताएंगे उतना मैं 5 मिनट में बता देता हूँ, ठीक है। क्योंकि 1 घंटा में 10 या 12 क्वेश्चन कराएंगे और उसमें से 4-5 क्वेश्चन ऐसे डालेंगे जो कि आपको आता है, आपको मज़े आएगा, आप मज़े के लिए पढ़ेंगे। और दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि जो मज़े लेके पढ़ा है उसका कुछ भला हुआ है। मज़ा लेके जो पढ़ा है वो तो या तो साइंटिस्ट बना है या तो आप समझ गए होंगे। क्योंकि अगर आप मज़ा ले रहे हैं तो आप समझिए कि मज़ा लेने के, अगर पढ़ाई में किसी को मज़ा आ रहा है तो आप समझिए कि वो काफ़ी विद्वान हो सकता है। और अगर आप विद्वान होते तो आप समझ सकते हैं कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते। मतलब कि हमारे जैसे ही आप लोग हैं जो कि एनटीपीसी हो या एसएससी का हो सकता है इसमें बहुत सारे विद्वान भी होंगे। लेकिन जो विद्वान होंगे वो तो मैं ऑब्वियस करता हूँ कि मेरा वीडियो तो कभी नहीं देख सकते, क्योंकि एक छोटे लोगों का वीडियो कौन विद्वान देख सकता है। चलिए ये सब मजाक की पार्ट है, लेकिन आप समझ गए होंगे कि कंटेंट कैसा होता है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।